हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। सो जो आज का हमारा ये लेक्चर रहेगा वो टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे है, जून 2019 एंड दिसंबर 2018। ठीक है, तो इससे पहले मैं हायर एजुकेशन पे पूरा क्रैश कोर्स कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए। लॉजिकल रीजनिंग, आईसीटी ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। लिंक सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर देखें, वहाँ से आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगी। और इंडियन लॉजिक पे भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने डिस्कस किए हैं और साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ भी वहाँ पर डाले हैं, तो वो भी ज़रूर देखिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द लर्नर करेक्टरिस्टिक्स विल इन्फ्लुएंस हिज और हर पर्सपेक्टिव इन कोर्स ऑफ स्टडी। कि जो लर्नर की ऐसी कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है जो उसका स्टडी को लेके उसका पर्सपेक्टिव को इन्फ्लुएंस कर सकती है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। लर्नर्स कमिटमेंट, पेरेंट्स इंटरेस्ट इन लर्नर, प्रायर नॉलेज ऑफ लर्नर, स्किल ऑफ द लर्नर इन कंसर्न एरिया, फैमिली साइज ऑफ लर्नर और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द फैमिली टू विच लर्नर बिलोंग्स। देखो, इसमें क्या है कि जो लर्नर्स है उसकी कौन सी ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर रही है। ठीक है, देखो क्या होता है कि जब भी हम ऐसी बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स की, तो उसमें उसका बैकग्राउंड नहीं देखते हम, उसका पेरेंट्स का इंटरेस्ट नहीं देखते, फैमिली साइज नहीं देखते। तो अगर ये सब नहीं है तो हमें क्या देखना है कि उसकी लर्नर की खुद की कमिटमेंट कितनी है। ठीक है, उसको प्रायर नॉलेज कितनी है और उसको स्किल कितनी है उस कंसर्न्ड एरिया में। ठीक है, तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज़ द राइट आंसर। और क्यों है, देखो सोशियो इकोनॉमिक का फ़र्क नहीं पड़ता ना, वो कोई से भी बैकग्राउंड से आया हो, ये डिपेंड करता है कि वो कितना पढ़ रहा है, उसकी कमिटमेंट कितनी है। ठीक है, और फैमिली साइज से क्या ही मैटर करता है, चाहे 10 जने हो चाहे 2 जने हो। कोई बच्चा 10 जनों में भी बहुत अच्छा पढ़ता है, कोई बच्चा दो फैमिली मेम्बर्स हो तब भी अच्छा पढ़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी फैमिली साइज़ पे कुछ डिपेंड करेगा। और पेरेंट इंटरेस्ट का लेके जहाँ तक की बात है, देखो अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ, मतलब पेरेंट्स उसकी हेल्प कर रहे हैं पढ़ने में, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा हो, और जिसके पेरेंट्स हेल्प नहीं कर रहे हो सकता है वो अच्छा हो। तो ये सब लर्नर्स पे डिपेंड करता है। तो एक तो लर्नर्स और टीचिंग की करेक्टरिस्टिक्स पे बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं, तो ये ज़रूर अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द स्ट्रेटजीज इन लिस्ट गिवन बिलो विल बी एसोसिएटेड विद डायरेक्ट टीचिंग। कि डायरेक्ट टीचिंग क्या है। ठीक है, मतलब कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो हम डायरेक्ट टीचिंग में अपनाते हैं। प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेनेशन, promoting inquiry, focusing on concept, giving review and recapitulation, ordering practice and feedback, problem raising and problem solving। देखो डायरेक्ट टीचिंग में हम सिर्फ क्या करते हैं कि हम क्या दे सकते हैं, एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, उनसे रिव्यू ले सकते हैं, रिकैप्चुलेट कर सकते हैं बाद में, और फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं और फीडबैक ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आंसर बनता है वो बनता है फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, डैट इज़ थर्ड। ठीक है, थर्ड। नेक्स्ट आता है, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज क्वेश्चन विच आर कॉल्ड प्रोसेस रादर देन कंटेंट। इनमें से ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको हम प्रोसेस बोलते हैं रादर देन कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है डाइवर्जेंट क्वेश्चंस, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस और ओपन क्वेश्चन। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी कि क्या होता है। देखो कंटेंट बेस्ड में क्या होता है क्वेश्चन, वो सिर्फ वन वन उसमें होते हैं कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिए तो आपने उसमें से, क्योंकि कंटेंट बेस है, उसमें से पूछा और आपने एक पे टिक लगेगा। ठीक है, तो जो कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं कन्वर्जेंट क्वेश्चंस होते हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और क्लोज्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो अभी लेकिन उसने क्या पूछा, प्रोसेस, जिसमें मतलब हमें एक्सप्लेन करना पड़े। ठीक है, जैसे प्रोसेस में होता है ना कि हमें पूरी एक्सप्लेन करनी होती है, तो वो कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, डाइवर्जेंट क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, हमें क्योंकि हमें फैक्ट पे कुछ लिखना है, और ओपन क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ, फोर्थ इज द राइट आंसर। देखो कन्वर्जेंट क्वेश्चन कौन से होते हैं, जो टिपिकली क्या होता है, जिनका एक करेक्ट आंसर होता है, जबकि डाइवर्जेंट क्वेश्चंस कौन से होते हैं, जिनका ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, और ये यूज टू इंकरेज मैनी आंसर्स एंड जनरेट ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट फील्ड ऑफ स्टडी टू इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट एंड एनालाइज। इनमें से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो क्या करता है, अब स्टूडेंट की एक्सपेरिमेंट की एबिलिटी और एनालाइज की एबिलिटी को बढ़ाता है। ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट हम किस में करते हैं, साइंस में, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था एक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन द क्लासरूम थ्रू द यूज ऑफ मैनी टीचिंग एड्स इन क्लासरूम,
थ्रू द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द स्टूडेंट इन क्लासरूम, थ्रू द फुल स्टूडेंट अटेंडेंस इन द क्लास, थ्रू द ऑब्जर्वेशन ऑफ साइलेंस बाय द स्टूडेंट इन क्लास। देखो सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या रिफ्लेक्ट करती है कि जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस है वो कैसे पूछे गए हैं स्टूडेंट्स के द्वारा। देखो अगर वो अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो मतलब समझ में आ रहा है, अगर वो कंसेप्ट के बेस पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उनको समझ में आ रहा है कि वो क्या चल रहा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप टीचिंग एड्स कितनी यूज़ कर लो, पर जब तक मतलब मैं लेक्चर भी यूज़ कर रही हूँ, मैं वैसे भी समझा रही हूँ, तो उससे मुझे पता नहीं लग रहा ना कि सामने वाले को समझ में आ रहा है। देखो जब से कम्युनिकेशन में सबसे अच्छा क्या होता है, फीडबैक। तो जब लोग बच्चे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं तो वो एक फीडबैक की तरह ही हो जाता है। मतलब हम ले तो मतलब अगर वो अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमें लगता है कि हाँ यार इनको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अटेंडेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑब्जर्वेशन ऑफ साइलेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द ओनली रिफ्लेक्ट बेस्ट क्वालिटी इज़ डेट कि उनकी जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस है वो कैसी हैं, ठीक है। थ्रू द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द स्टूडेंट इन द क्लासरूम। नेक्स्ट आता है अमंग द फॉलोइंग मटेरियल विच वन इज़ नॉट एन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। देखो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होते हैं जिसमें हम एनिमेशन या नॉन एनिमेशंस चीज़ें यूज़ करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, ऑडियो पॉडकास्ट भी यही होता है। उसमें क्या होता है कि ऑडियो चलेगी, कोई जैसे मैंने चला दिया लकड़ी की काठी तो वो उनको सुनेगा, तो ये एक नॉन एनिमेशन उसमें आते हैं पर स्टिल एक इंटरटेनमेंट का सोर्स है, ठीक है, स्टडी का सोर्स है। यूट्यूब वीडियो तो एनिमेशन पे होती हैं और प्रिंटेड स्टडी गाइड भी एक एनिमेशन की तरह ही होता है। पर जो ओवरहेड प्रोजेक्ट है ये एक इंस्ट्रक्शनल मटेरियल नहीं है, बल्कि ये क्या है, प्रोजेक्टर क्या होता है जिसमें हम ये सब कुछ चला सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टर आपको पता ही होगा, जैसे आजकल हर स्मार्ट क्लास में लगे ही होते हैं। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर इज़ नॉट एन इंस्ट्रक्शन, ये दिस इज़ अ टीचिंग एड, ठीक है। मतलब जो हम यूज़ कर सकते हैं इन सबको पढ़ाने के लिए, इन सबको यूज़ करने के लिए। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर इज़ द आंसर। नेक्स्ट आता है सुपोज एज ए टीचर यू आर ट्रेनिंग योर स्टूडेंट इन पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेट, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू डेवलप अमंग द स्टूडेंट। कि आप एक टीचर हैं और आप ट्रेन कर रहे हो स्टूडेंट को पब्लिक स्पीकिंग और डिबेट में, तो सबसे मोस्ट डिफिकल्ट क्या है उनके अंदर डेवलप करना, कंट्रोल ओवर इमोशंस, कंसेप्ट फॉर्मुलेशन, यूजिंग सिलेक्टिंग एंड अप्रोप्रिएट लैंग्वेज और वॉइस मॉड्यूलेशन। देखो सबसे डिफ़िकल्ट है उनको ये सिखाना कि आपको अपने इमोशंस पे कैसे कंट्रोल रखना है। क्योंकि स्टूडेंट्स कई बार देखो, आप जब उनको पब्लिक स्पीकिंग और डिबेट में लेके जाते हैं तो आप समझा दोगे कि कंसेप्ट आपको कैसे करना है, आपको लैंग्वेज क्या यूज़ करनी है, आपको कब अपनी वॉइस को धीरे रखना है, कब किस पे ज़्यादा फोकस करना है, ये आप समझा दोगे। पर जो इमोशंस हैं वो उस टाइम पे ही आते हैं, ठीक है। मतलब आप उनको थोड़ा बहुत समझा दोगे कि आपको ऐसे नहीं बिहेव करना है, ऐसे नहीं करना है, पर अगर उस टाइम पे रियल सिचुएशन पे कुछ होता है तो ये हो सकता है कि स्टूडेंट लूज़ कर दे। मतलब मान लो कि उनको किसी ने बोल दिया तो वहाँ पे वो रो भी सकते हैं या फिर वो किसी से गुस्सा भी हो सकते हैं। तो सबसे डिफ़िकल्ट क्या है उनमें डेवलप करना, कंट्रोल ओवर इमोशंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द अमॉन्ग फॉलोइंग इज बेस्ट एडवांटेज ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, shifting focus from teacher centering to student centric education, improving classroom attendance, helping teacher to complete syllabus on time and reducing examination anxiety among student। देखो जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है वो क्या है, उसने सारा फोकस टीचर सेंट्रिक से बना के स्टूडेंट सेंट्रिक पे कर दिया, ठीक है। हम पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा कि क्या है। जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है सीबीए, वो क्या करता है, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे स्टूडेंट के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो अपना कोर्स चूज़ कर सकते हैं फ्रॉम लिस्ट ऑफ इलेक्टिव कोर और सॉफ्ट स्किल कोर्सेज, ठीक है। तो ये क्या होता है चॉइस बेस्ड, मतलब कि सपोज कि 4 इलेक्टिव सब्जेक्ट थे, पहले क्या होता था कि टीचर अपने उस पर सब सिलेक्ट कर लेते थे कि हम ये पढ़ाएंगे, पर अब स्टूडेंट के पास फ्लेक्सिबिलिटी है तो वो क्या कर सकता है, उनमें से अपना एक कोर्स चूज़ कर सकता है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट मैं और भी लेके आने वाली हूँ अभी, तो स्टे ट्यून विद मी। और उससे पहले अगर आपने और भी वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए। लॉजिकल रीजनिंग में आपको बहुत हेल्प करेंगी, आईसीटी में हेल्प करेंगी, हायर एजुकेशन में भी बहुत हेल्प करेंगी। और उसके साथ साथ पीपल एंड एनवायरनमेंट पे मैंने हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं तो वो भी कर सकते हैं। वैसे मैं कंप्यूटर साइंस से हूँ तो मैं कंप्यूटर साइंस पे ट्राई करूँगी कि जितना अगर अपलोड कर पाई, पर अभी मैं पेपर फर्स्ट पे ही फोकस है। तो अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके अलावा कोई अगर ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं पढ़ाऊँ तो वो ज़रूर मुझे बताएं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। डू सब्सक्राइब माई चैनल, स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू सो मच।